Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine. As you know, we have started a Taqdeer series for class 10th and today is the first lecture of the biology. यानी आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस वन शॉट में करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे हमें सब टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स हमें पढ़ने, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें डिस्कस करना है, रेस्पिरेशन एंड टाइप्स इसके, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए ये लाइफ प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लाइफ प्रोसेस के नाम से हमें पता चलता है लाइफ प्रोसेस दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज द लाइफ एंड सेकंड वन इज द प्रोसेस। अब लाइफ क्या होती है? लाइफ सिंपल जिंदगी, और प्रोसेस का मतलब होता है कामकाज, यानी जो भी हम जिंदगी में काम काज करते हैं, यानी जो भी हम जिंदगी में काम करते हैं उन काम को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब आप कहेंगे सर कौन से काम, हम फोन चलाते हैं ये भी एक काम है, क्या ये भी लाइफ प्रोसेस है? ठीक है सर, हम घूमने जाते हैं ये भी एक काम है, क्या ये लाइफ प्रोसेस है? नहीं, मैं कहूंगा नहीं। यानी वो काम जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ये लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो काम जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, ठीक है, हम गुज़ा खाते हैं, न्यूट्रिशन के बगैर अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं। यानी लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? अब वो काम काज जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे, अगर हम ठीक है ब्रीदिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी एक्सक्रीशन है, अगर हम अपने बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। यही होती है लाइफ प्रोसेस, यानी वो काम काज जो हम जिंदगी में करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है, उन कामों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर हम डिफिनेशन पे बेटा जाएंगे, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, ये बेसिक एक्टिविटीज होते हैं, हाँ, कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कैरीड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। अभी मैंने कहा, ठीक है, सच एज, हाँ, न्यूट्रिशन इसमें एग्जांपल आएगी, ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, बेसिक फंक्शंस नीडेड टू स्टे अलाइव फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ प्रोसेस करता है, यानी वो कैरी करता है ये बेसिक फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद दीज प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी एंड आर कैरीड आउट कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये प्रोसेस, ठीक है, ये तो कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। बेसिक फंक्शंस नीडेड टू स्टे अलाइव फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आई होप दैट आपको लाइफ प्रोसेस की जो डिफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो पहला टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशन। अब क्या होती है न्यूट्रिशन, ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? हाँ, तो ध्यान रखो, गुज़ा का खाना, क्या गुज़ा का खाना, और इसी गुज़ा को डाइजेस्ट करना, गुज़ा को खाना, गुज़ा फिर गुज़ा को, हाँ, जब हम गुज़ा खाते हैं उसके बाद हम गुज़ा को डाइजेस्ट करते हैं ना, ब्रेक करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ द टीथ्स, गुज़ा का खाना और इसी गुज़ा का ब्रेक डाउन होना और इस गुज़ा से फिर एनर्जी हासिल करना और वो एनर्जी बॉडी के लिए यूज करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी क्या होती है न्यूट्रिशन? गुज़ा का खाना, फिर गुज़ा का ब्रेक डाउन होना और इस गुज़ा से एनर्जी हासिल करना और वो एनर्जी अपने बॉडी के लिए यूज करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। अब है यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, ठीक है, हाँ,
One is the autotrophic nutrition and the second one is the heterotrophic nutrition. ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। हमारे पास न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। हाँ, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन and the second one is the heterotropic nutrition. One is the autotropic nutrition, one is the autotropic nutrition and second one is the heterotropic nutrition. Second one is the heterotropic nutrition, heterotropic nutrition, heterotropic nutrition. अब न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम आएंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? हाँ देखो, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है बेटा, ग्रीन प्लांट्स क्या आती है, ग्रीन प्लांट्स इसमें एग्जाम्पल आती है। हाँ, ऑटोट्रॉपिक को, हाँ, न्यूट्रिशन को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी जब भी हम आगे अभी देखेंगे फोटोसिंथेसिस, जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बनाता है। मैंने आपको कहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना गुज़ा खुद तैयार करेगा। ओ हाँ ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद तैयार करेगा। हाँ, गुज़ा खाएगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर इस गुज़ा से, इस फूड से एनर्जी हासिल करेगा और इस एनर्जी को अपनी बॉडी के लिए यूज करेगा। ठीक है, हाँ। तो अब ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल आती है ग्रीन प्लांट। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस में। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम दूसरा नाम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाँ। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अब यहाँ पे हमें दिख रहा है फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज द फोटो एंड सेकंड वन इज द सिंथेसिस। वन इज द फोटो एंड सेकंड वन इज द सिंथेसिस। अब फोटो का मतलब क्या होता है? क्या ये फोटो है, मैंने सेल्फी उठाई, ये फोटो ना, ये फोटो नहीं है। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो डजंट मीन सेल्फी, नहीं, ये सेल्फी वाला फोटो नहीं है। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट। यानी अगर हमारे पास यहाँ वर्ड है फोटो सेंसिस, दो वर्ड से मिलकर फोटोसिंथेसिस बना है। वन इज द फोटो एंड सेकेंड वन इज द सेंसिस। हाँ, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सेंस का मतलब होता है तैयार करना, यानी बनाना कुछ चीज। ठीक है, हाँ। तो फोटोसिंथेसिस लाइट की मदद से कुछ तैयार करना, लाइट की मदद से कुछ तैयार करना, लाइट की मदद से कुछ फॉर्म करना, लाइट की मदद से क्या फॉर्म करना, लाइट के मदद से, ठीक है, गुज़ा तैयार करना, फूड। यानी लाइट की हेल्प से, हाँ, क्या बनाना, लाइट की मदद से गुज़ा तैयार करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स। अभी जब मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाई थी वहां पे मैंने एग्जांपल लिखी थी ग्रीन प्लांट्स। अब वही हम देख रहे हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स क्या यूज सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट। हाँ, यूज सनलाइट। क्या क्या यूज होता है सनलाइट, अभी हम देखेंगे। सनलाइट यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और वाटर यूज होता है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, हाँ, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है। हाँ देखिए, हमें पता है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है, गुज़ा कहाँ पे तैयार होता है, लीफ में। ठीक है, यानी प्लांट में गुज़ा तैयार होता है। ये मैं यहाँ पे लीफ बनाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लीफ बनाया। ठीक है, प्लांट में, ठीक है, मेसोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट। ये तो वन शॉट चल रहा है, यहाँ पे हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ही याद रखो, लीफ में जो है मेसोफिल सेल्स होती है। ठीक है, ठीक है,
मेसोफिल सेल्स होती है और वहां पे गुजा तैयार होता है। लीफ के अपर साइड में, ये लीफ है, लीफ के अपर साइड में मेसोफिल सेल्स होती है और वहां पे मेसोफिल सेल्स में ठीक है एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वहां पे गुजा तैयार होता है। इस मेसोफिल सेल में ठीक है ग्रीन पिगमेंट भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये लीफ है, ये लीफ है, हमें लीफ में गुजा तैयार करना है। प्लांट के लीफ में गुजा तैयार होता है, प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। अब प्लांट के लीफ में अपर साइड ऑफ द लीफ में मेसोफिल सेल है। अब यहाँ पे हमें तो फोटोसिंथेसिस करानी है, लीफ को फोटोसिंथेसिस करनी है। एक तो इसके लिए चाहिए हमें को प्लांट को, हमारे को नहीं तो प्लांट को चाहिए सनलाइट। हाँ, क्या चाहिए प्लांट को? सनलाइट। यानी ये लीफ पे सनलाइट पड़ गई और इस सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल which is present in the leaf। अब इस लीफ को, इस क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है ये इस सनलाइट को अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी तरह खींचता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब सनलाइट भी आई, क्लोरोफिल भी आई, और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? एक तो हमें क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, दूसरा सनलाइट चाहिए, और यहाँ पे हमें चाहिए CO2, ठीक है। हाँ, CO2 भी यहाँ चाहिए, और हमें चाहिए वाटर। हाँ, तो क्या क्या चीजें हमें जरूरत है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, यानी प्लांट को, लीफ को क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए कि वो फोटोसिंथेसिस करे? वन इज द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट पड़ी लीफ है, एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, एक तो क्लोरोफिल चाहिए, सेकंड वन इज द सनलाइट, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो जरूरत होता है हमें प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और यहाँ पे वाटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, एक तो सनलाइट, वन इज द सनलाइट, सनलाइट चाहिए, ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, हाँ, और जब ही ये कंबाइन होते हैं तो गुजा बनाते हैं। देखो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक इक्वेशन देखो, हाँ, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखो, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ H2O, ठीक है, आपस में कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, और क्या बनाते हैं यहाँ पे C6H12O6 देते हैं, यानी ग्लूकोज देते हैं, जो फूड है यहाँ गुजा तैयार होता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। हाँ, क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, अब देखो, क्या ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, हमने देखा 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये देता है C6H12O6। तो हमने देखा C6H12O6, और यहां से प्लस, यहां पे क्या मिलता है हमें? 6 टाइम्स O2, ठीक है। हमने देखा ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है? ठीक है, क्या ये फटाक से होती है? वहां से सनलाइट पड़ी, यहाँ क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, वहां लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वहां पे H2O भी प्रेजेंट है, गुजा बना नहीं बेटा, ये तो स्टेप वाइज होता है, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, गुजा बनता है, ये स्टेप वाइज होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला स्टेप यही है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। हाँ, कौन करता है एब्जॉर्ब? जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ में, दैट इज द क्लोरोफिल। दूसरा क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। हाँ, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी बनती है, यानी एटीपी फॉर्मेशन होती है। आपको पता है जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है एज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्या होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं एक और बार यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा C6, ठीक है, 6 टाइम्स H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड सनलाइट, क्या देगा? C6H12O6, यानी ग्लूकोज O6 प्लस, यहाँ पे हमें मिलता है ऑक्सीजन, मिलता है प्लांट को। देखो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। लास्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इस CO2 से क्या बनता है? ये ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, और ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से निकलता है, यानी वाटर से क्या मिलता है?
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और तीसरा स्टेप जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यही होता है ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी जब ही वाटर स्प्लिट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है H2O, ये स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा इनटू H2 प्लस O2, यानी इस वाटर से हमें ऑक्सीजन मिलता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप दैट ये क्लियर होंगे आपको स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। Now इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। अब हमें पता है ये जो लीफ है, ठीक है, अब ये उतना नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। अब हमने फोटोसिंथेसिस जो अच्छे से क्लियर किया है। देखो ये जो लीफ है अपर साइड पे होती है मेसोफिल सेल, और लीफ के ये अपर साइड ऑफ द लीफ है, लीफ के नीचे वाले साइड से, ठीक है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, यानी टाइनी पोर्स होंगे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा सेल कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की स्टोमेटा सेल होती है, ठीक है। ये एक स्टोमेटा सेल है, बीच में जो है ना ये ओपनिंग, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी जो पोर है, ये जो पोर है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। जो ओपन यहाँ पे पोर दिख रहा है, और हाँ जो इस पोर को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो इस पोर को, ठीक है, घेरते हैं, गार्ड करते हैं, बचाते हैं, इनको हम कहते हैं गॉड सेल्स। ये है गॉड सेल्स, ठीक है, ये है गॉड सेल्स, ठीक है। दीज आर द गॉड सेल्स, यहां पे अच्छे से ये लिखेंगे, ठीक है, दीज आर द गॉड सेल्स, दीज आर द गॉड सेल्स, दीज आर द, ये है गॉड सेल्स, ठीक है। हाँ, तो ये ओपन स्टोमेटा है। जब स्टोमेटा ओपन होता है ऐसे, ये गॉड सेल, ये दूसरी गॉड सेल, बीच में होता है स्टोमेटा। अब जब ही ये स्टोमेटा बंद होगा तो ऐसे गॉड सेल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। तो आई होप दैट ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं लीफ पे, सराउंडेड बाय गॉड सेल्स। अभी मैंने कहा, ठीक है, ये सराउंड होते हैं, ठीक है, बाय द गॉड सेल्स व्हिच हेल्प्स इट टू ओपन एंड क्लोज, जो मदद करते, जो हेल्प करते स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में। यानी ये है गॉड सेल्स, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, ठीक है, ये होगा बंद, ठीक है। जब ही गॉड सेल, अब ये जो स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये गॉड सेल, ये एक गॉड सेल, ये दूसरी गॉड सेल जब कंट्रैक्ट किए तो स्टोमेटा बंद, और जब ही ये रिलैक्स करेंगे स्टोमेटा ओपन। आया समझ, ठीक है। हाँ, अब स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, यानी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वापस छोड़ेगा ऑक्सीजन, और वो एक्सचेंज ऑफ गैस कहां से होता है, स्टोमेटा पोर से होता है। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये तो यही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का दिखा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, ठीक है। ये यहाँ पे लीफ है, ये लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है, यानी ये सनलाइट पड़ी इस लीफ पे, इस लीफ में वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर से बारिश पड़ते है, वहां से भी, ठीक है, ये जो लीफ है पानी लेता है, वहां से भी ये लीफ जो है पानी लेता है, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हासिल करता है, ठीक है, और जब ही, ठीक है, यानी CO2, हाँ CO2 भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, जब ही ये CO2 और ये H2O, ये CO2, ये H2O, ठीक है, आपस में कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द, यहां से इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, और क्या देता है, और देता है ग्लूकोज, यानी C6H12O6 जो हमने अभी बेटा देखा, क्या देगा, C6H12O6 जो हमने अभी देखा, और यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और ये C6H12O6 कहां से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है इनटू द C6H12O6, और ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, जब वाटर जो है स्प्लिट होगा, ठीक है, इनटू द H2 and O2। आया समझ, ये है प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो हमने अभी देखा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने ऑटोट्रॉपिक डिस्कस किया, अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी क्या, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद तैयार करता है, मगर यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वायर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड एज दे कैन नॉट मेक देयर ओन, ठीक
ठीक है। यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना गुज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता, ये दूसरों से हासिल करता है। एग्जाम्पल ह्यूमंस, ठीक है, हम भी गैस पे गुज़ा तैयार करते हैं, क्या हम ऑटोट्रॉप से नहीं, हम ये गुज़ा प्लांट से हासिल करते हैं और फिर हम गैस पे पकाते हैं, ठीक है। यानी हम क्या है, हेटेरोट्रॉप से, हम क्या है, हेटेरोट्रॉप से। इसी तरह हेटेरोट्रॉप्स ह्यूमंस आएगा एग्जाम्पल, एनिमल्स आएगा इसमें एग्जाम्पल, फंगी आएगा और आता है पैरासाइट्स। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स है। अब मैंने कहा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना गुज़ा हासिल करता है। अब वो दूसरा कौन है, ठीक है, अब वो दूसरा कौन है, उसी बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। One is a holozoic, हाँ, one is a holozoic nutrition. Second one is a saprophytic, feed on dead and decaying matter, ठीक है, parasites, ठीक है, living on in another, living on या in another organ and deriving nutrient। देखो holozoic nutrition क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गन, ठीक है, ingest solid food and digest it internally, ठीक है। हाँ, यानी holozoic nutrition वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म साफ और शफाफ खाना खाता है, सॉलिड फूड खाता है, जैसे कि हम ह्यूमंस है, डॉग्स है। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, सेप्रोफाइटिक नहीं है, सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी वो मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड एंड डिकेइंग, यानी ठीक है, सड़ा हुआ खाना खाता है, यानी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे वो, ठीक है, डिपेंड करता है। यानी ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है, अपना गुज़ा हासिल करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, यानी सड़ा हुआ खाना खाता है, खराब खाना खाता है, रोटन खाना खाता है। फॉर एग्जांपल फंगी आएंगे और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, लिविंग, हाँ, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें, हाँ, लिविंग ऑन इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स। फॉर ये क्या होते हैं, फॉर मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ठीक है, हाँ, ठीक है, आई विल लेट यू अंडरस्टैंड। देखो देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से गुज़ा खाता है, या उसके ऊपर बैठता है या उसके अंदर बैठता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, हाँ, लाइस की एग्जाम्पल लेंगे, लाइस की एग्जाम्पल, ठीक है, यानी सर में जुआ, लाइस, ठीक है। अब लाइस जो है ना, अब लाइस जो है कहाँ पे फीड करती है, हाँ, हम लाइस जब हमारे सिर में, ठीक है, होती है, वो खून चूसते हैं वहां से। यानी अगर हम देखें, ये हम ह्यूमंस है, ये ह्यूमंस है, ये लाइस है। अब ये जो लाइस है कहां से अपना गुज़ा हासिल करती है, ठीक है, ह्यूमंस से। लाइस ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द ह्यूमंस, यानी जब सर में जुआ होती है ना, सर में जुआ होती है ना, अब ये जो जुआ है ये हमारे सिर में बैठकर, ठीक है, हमारा खून चूसती है। अब ये जो लाइस है, अगर ये ह्यूमंस में, अब ये ह्यूमंस के सिर में है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या, हाँ, देखिए, अब ह्यूमंस पे जो है ये फीड करती है। हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के या अंदर बैठ के अपना गुज़ा हासिल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइस है, ये ह्यूमंस के ऊपर बैठती है, हाँ, ठीक है, लाइस जो है ह्यूमंस के ऊपर बैठती है, ठीक है, या अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखो, ये तो यहाँ पे लाइस जो है ये ह्यूमंस के ऊपर बैठती है, ठीक है, तो अपना गुज़ा हासिल करते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे एस्कैरिड्स, एस्कैरिड्स क्या होते हैं, ठीक है, अरे ठीक है, इसको हम आम कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है। एस्कैरिड्स हमारे पेट के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, वो वहां पे अंदर से गुज़ा हासिल करते हैं, ठीक है। यानी एस्कैरिड जो है ये हम लेंगे दूसरा, ये एस्कैरिड्स है, यहां से ह्यूमंस है, हाँ, तो ये एस्कैरिड जो है हमारे अंदर बैठ के अपना गुज़ा हासिल करती है,
ठीक है। तो देखिए अब ये लाइस है, ये ह्यूमंस है, ये एस्कैरिस है, ये ह्यूमंस है, ये भी यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। मैंने क्या कहा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के अपना गुज़ा हासिल करता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बैठ के अपना गुज़ा हासिल करता है। अब देखिए, अब आपको आया समझ में, ठीक है। अब ये जो लाइस है ना, लाइस, हाँ, इसको हम कहते हैं पैरासाइट, यानी जो गुज़ा फीड, यानी जो गुज़ा हासिल करता है, जो फीड करता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और किस पे फीड करता है, उसको हम कहते हैं होस्ट। इसी तरह यहाँ पे एस्कैरिस क्या है, ये है पैरासाइट, और यहाँ ये क्या है, ये है होस्ट। आया समझ? आई होप दैट ये भी क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब हम देखेंगे एमीबा में, हाँ, एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए एमीबा सेंसेस फूड, अब हम देखेंगे, अभी हम डायग्रामेटिकली ये सब हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, देखो ये एक एमीबा है। एमीबा जो है ये पानी में रहता है, ये यूनिसेलुलर होता है और इसका जीवन जो है वो पानी है। ये एमीबा है, ये एमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ, ये फूड पार्टिकल आया, ठीक है, ये पानी में फूड पार्टिकल आया, इसको अब न्यूट्रिशन करने ना, गुज़ा खाना है, ठीक है। और जब ये फूड पार्टिकल क्लोज आता है एमीबा के साथ, यहाँ क्या होता है, ठीक है, एमीबा ऐसे एक यहाँ पे एक फॉल्स फीड, ठीक है, डेवलप करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे एमीबा ने कुछ अपनी शक्ल चेंज की और कुछ ऐसा बनाया, फॉल्स फिंगर्स बनाए, ठीक है। हाँ, क्या ये सच में यहाँ पे फिंगर है? नहीं, यानी इसने बनाया, अपनी शक्ल जो चेंज की, ये फॉल्स फीट है यहाँ पे। जब ये एमीबा ने ऐसी कुछ शक्ल बनाई, इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। अब जब ये सीडोपोडिया है, ये सीडो, इसके अंदर क्या घुस गया, अब यहाँ सीडोपोडिया के अंदर क्या घुस गया। अब इसी प्रोसेस को स्टेप फर्स्ट जो है, इसको हम कहेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या कहेंगे? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड। इंजेक्शन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड। यहाँ पे एमीबा ने गुज़ा अंदर लिया, यानी फूड को टेक किया, यानी इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेक्शन। अब उसके बाद क्या होगा, अब जब ही ये फूड पार्टिकल अंदर घुस गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जब ही ये फूड पार्टिकल अंदर घुस गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी ये फीड जो अभी खुला हुआ था एक साइड से, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे एक ठेला जैसा बना, और इस ठेले को हम कहते हैं वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल। क्या बना? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है? फूड पार्टिकल। अब जब भी फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो इस फूड को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर पीसेस। इस फूड को ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपलर पीसेस, यानी स्टेप सेकंड में, और जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर पीसेस, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब ठीक है, इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन भी हुआ, उसके बाद क्या होता है? स्टेप थर्ड में ये जो गुज़ा अंदर ब्रेक डाउन हुआ, ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है, इस ठेले से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या होता है? ये फूड जो है, ये फूड जो पार्टिकल जो है, जो ब्रेक डाउन हुए थे, ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पे ठीक है ब्रेक हुए थे, ये सारी सेल में फैल जाती है। ये फूड पार्टिकल सारे सेल में फैल जाते हैं और इसे एनर्जी हासिल की जाती है। अब यहाँ पे सेल ने एनर्जी हासिल की और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? ये फूड पार्टिकल्स बाहर निकले यहाँ से, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और चौथे स्टेप में क्या होता है? ये फूड पार्टिकल सारे सेल में फैल जाते हैं और यहाँ से सेल जो है अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे ये जो ठेला है, अब यहाँ पे जो सारा गुज़ा बाहर निकला, अब ये ठेला जो है, यहाँ पे क्या हुआ? जब ठेले में सारा गुज़ा बाहर निकला, अब जो एक्सक्रीटा यहाँ पे सेल में बचा, वो इस ठेले के जरिए बाहर आएगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन, यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट। आई होप दैट इट्स क्लियर। ये यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। एमोबा सेंस करता है फूड को, सीडोपोडिया सराउंडेड द फूड, सीडोपोडिया फूड को सराउंड करता है, यानी घेरता है। उसके बाद क्या होता है? फूड इज इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। ये तो आप अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। हाँ, तो अब हम देखेंगे
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए हमने देखा एमीबा में यानी 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। यानी इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद होगा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन और लास्ट स्टेप होता है इजेक्शन। इसी तरह ह्यूमंस में भी 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन में। यानी एक होता है इंजेक्शन यानी इनटेक ऑफ फूड, गुज़ा का खाना, दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। और इसी गुज़ा का ब्रेक डाउन होना, इस गुज़ा का ब्रेक डाउन होना उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइजेशन। उसके बाद हाँ ये फूड जो है, ठीक है, जब भी ये डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, इस ये फूड जो है, ठीक है, हमारे खून में जाता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो ब्लड, ये फूड जो है ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। उसके बाद ये जब ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ ये हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल इस फूड से एनर्जी हासिल करता है, यानी एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं, यानी यूज्ड अप बाय द सेल। और लास्ट पे क्या होता है, जो एक्सक्रीटा बचता है, जो वेस्ट्स बचते हैं वो बाहर आते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन या इजेक्शन, यानी वेस्ट जो है बाहर निकल के आता है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन्वॉल्व्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए, अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम दूसरा नाम जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, या हम इसको कहते हैं गट, या हम कहते हैं इसको गट। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ और एंड होता है एनस पे, ठीक है, एंड होता है एंड्स पे। तो देखिए हाँ यहाँ पे यही है। अब इन्वॉल्व्स एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है, ठीक है, यानी जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू द एंड्स। हाँ, अब इस डाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल है जहां से डाइजेशन होगी, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी जो डाइजेशन कराते हैं। एंजाइम्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, जब हमने डिटेल बैच में पढ़ाया था तो वहां पे हमने पूरे डिटेल में पढ़ाया था कौन कौन से ग्लैंड्स यूज होते हैं, वहां पे ग्लैंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ग्लैंड्स के पॉइंट्स वहां पे पढ़े थे, एंजाइम्स पढ़े थे, कौन कौन सा एंजाइम डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, वहां तो हमने डिटेल में पढ़ा। बट यहाँ पे ये वन शॉट रिवीजन है, यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते। हाँ, तो देखिए, और यहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं, जो एंजाइम जो है इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पीसेस में। यानी डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, डाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर पीसेस। हाँ, अब हम देखेंगे ऑर्गन्स कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है एलिमेंट्री कैनाल में। मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एंड्स पे, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा ये माउथ पे स्टार्ट होता है और एंड होता है एंड्स पे। अब कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले माउथ है, ठीक है, माउथ है, और उसके बाद है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस यानी हमारी फूड पाइप, यानी ईसोफेगस इज द फूड पाइप, ठीक है बेटा। ये डायग्राम भी आता है एग्जाम में, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप हमारी। हाँ, एक अच्छी बात है, फूड पाइप इन्वॉल्व नहीं होती है डाइजेशन में, फूड पाइप का कोई भी पार्ट नहीं है डाइजेशन में, ये सिर्फ जो है गुजा को, ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक, इससे गुजा पास होता है, बस कोई डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होती है। और उसके बाद माउथ के बाद ईसोफेगस आता है और स्टोमक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लिवर भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, पेनक्रियाज भी, ठीक है, इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, ठीक है, गॉल ब्लैडर का भी रोल है, ठीक है, इस तरह और लार्ज इंटेस्टाइन्स आएंगे इसमें और स्मॉल इंटेस्टाइन्स आते हैं इसमें। तो देखिए कौन कौन सा ऑर्गन आएगा, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स और एंड्स, ठीक है। माउथ, हाँ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स। माउथ से हाँ जब भी गुजर जाएगा तो स्टोमक में जाएगा, स्टोमक के बाद, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में जाएगा। तो इंटेस्टाइन्स दो तरह के हैं, वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन।
अब यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स यूज होते हैं, ठीक है। देखो माउथ में डाइजेशन होती है, माउथ में डाइजेशन होती है। डाइजेशन जो है स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा ग्लैंड, माउथ के ग्लैंड भी यूज होंगे ना। अरे माउथ में भी ग्लैंड होते हैं, अगर माउथ में डाइजेशन है तो डाइजेशन कौन कराते हैं, ग्लैंड कराते हैं। वही ग्लैंड जो है एंजाइम्स देते हैं ना, ठीक है। अब माउथ के ग्लैंड्स भी यूज होंगे। हाँ, ग्लैंड्स ऑफ माउथ, जो हमारे माउथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और जो ग्लैंड्स हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्टोमक में भी डाइजेशन होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। हाँ, लिवर जो है ये भी एक ग्लैंड है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है, यानी एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी, हाँ ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। तो देखिए अब, हाँ अब देखिए माउथ पे क्या होता है। जब भी हमने गुस्सा खाया माउथ में क्या होता है, टीथ ब्रेक फूड, ठीक है। जो हमारे दांत हैं तो वो फूड को जो है ब्रेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माउथ में क्या होता है, सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, ठीक है। सलाइवा माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और वो ग्लैंड, ठीक है, एक एंजाइम देता है, दैट इज कॉल्ड एज द सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, शुगर इज अ सिंपल फूड। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या किया, माउथ में क्या होगा, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है, बट माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है। हाँ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। और माउथ में क्या होगा, यहाँ पे माउथ में क्या होगा, यहाँ पे एक्ट करेगा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, कहाँ पे, माउथ में। और ये कन्वर्ट करता है इस कार्बोहाइड्रेट को इनटू द माल्टोज, ठीक है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज द माल्टोज, ठीक है। ये याद रखो, माउथ में ये चीजें माउथ में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में, कार्बोहाइड्रेट्स में पे एक्ट करता है स्लाइवरी एमाइलेज माउथ में और कन्वर्ट करते हैं उसको माल्टोस में, ठीक है। अब ये माउथ में हुआ। इसोफेगस में पुशेस फूड टू स्टोमक, मैंने अभी भी कहा देयर इज नो डाइजेशन इन द इसोफेगस। सिर्फ इसोफेगस क्या काम करता है, ये पुश करता है फूड को इनटू द स्टोमक। उसके बाद स्टोमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूस, हमें पता है स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। हाँ, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में ये तीन चीजें देखने को मिलती है, वन इज द पेप्सिन, सेकंड इज द HCl और म्यूक्स। प्रोटीन डाइजेस्टेड एसिडिक मीडियम फॉर्मड स्टोमक प्रोटेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, देखो प्रोटीन डाइजेस्टेड, स्टोमक में क्या काम किया जाता है, स्टोमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, माउथ में डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टोमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। एसिडिक मीडियम फॉर्मड स्टोमक प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर HCl होता है, HCl भी मदद करता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया को किल करने में। जो भी गुजा के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये इनको HCl को किल करता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अगर हमारे बॉडी में, हमारी स्टोमक में HCl है, ये क्यों नहीं जलाता है हमारे स्टोमक को, ठीक है, क्योंकि वहां पे म्यूक्स होता है, स्टोमक में म्यूक्स होता है जो हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है HCl खतरनाक एसिड से, ठीक है। अब उसके बाद है ड्यूडेनियम। हाँ, तो देखिए क्या होता है, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज अ ड्यूडेनियम, ठीक है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज द ड्यूडेनियम, ठीक है, ड्यूडेनियम, हाँ, जजीनियम और होता है इलियम। यानी इंटेस्टाइन्स के, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जजीनियम और इलियम होता है। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ड्यूडेनियम, ठीक है। हाँ, ड्यूडेनियम में क्या होता है, देखिए, हाँ तो देखिए क्या होता है, हाँ, ड्यूडेनियम बाइल, लिवर, ब्रेक्स फैट्स, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए
यहाँ क्या होता है, अब ड्यूडेनियम यानी पहला पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम में क्या होता है, ड्यूडेनियम में क्या होता है जरा देखो, ड्यूडेनियम में क्या होगा, यहाँ पे गुजा यहाँ पहुंचाना, यहाँ गुजा पहुंचाना, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेनक्रियाज के भी ठीक है एंजाइम्स आएंगे, यहाँ पे लिवर के भी एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पेनक्रियाज भी अपना जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सेक्रेट करेगा, ठीक है, वो सेक्रेट करेगा। और लिवर भी है, ठीक है, लिवर में यहाँ पे गॉल ब्लेडर में, ठीक है, गॉल ब्लेडर जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, गॉल ब्लेडर जो है वो बाइल जो है सेक्रेट करता है, बाइल स्टोर करता है, बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर। अब यहाँ पे गॉल ब्लेडर की भी सिक्रेशन आएगी और पेनक्रियाज की भी सिक्रेशन आएगी। जरा यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ हैव अ लुक हियर। हाँ यहाँ पे देखो यार ड्यूडेनियम में क्या होगा, बाइल कहां से आएगा, लिवर से, क्योंकि बाइल जो है सेक्रेट करता है, ठीक है, लिवर सेक्रेट करता है और स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में। अभी जो बाइल है ये करता है ब्रेक फैट्स को, बाइल जो है ये ब्रेक करता है फैट्स को। अब ड्यूडेनियम में क्या होगा, यहाँ पे बाइल का भी डक्ट है ना, अरे बाइल भी कनेक्टेड है ना, यहाँ पे लिवर से क्या आएगा बाइल, और वो कहाँ पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पहले वाले पार्ट में ड्यूडेनियम में। और बाइल क्या करेगा काम, ये करेगा डाइजेशन ऑफ फैट्स। हाँ और डाइजेशन ऑफ फैट जो है कहाँ होती है, ड्यूडेनियम में। क्या करेगा, बाइल करेगा डाइजेशन ऑफ द फैट्स। उसके बाद क्या होगा, हाँ पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स। जरा देखो, हाँ कहां हुआ ये, हाँ तो यहाँ पे ड्यूडेनियम क्या करेगा काम, ड्यूडेनियम में यहाँ पे ये ड्यूडेनियम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब भी बाइल आएगा बाइल क्या करेगा डाइजेशन ऑफ द फैट्स। बट यहाँ पे पेनक्रियाज भी ठीक है सिक्रेट करेगा जूस, हाँ पेनक्रियाटिक सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो है वो सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, और उसमें 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, और दूसरा होता है पेनक्रियाटिक लाइपेस, एंड द थर्ड वन इज द ट्रिप्सिन, एंड द थर्ड वन इज द ट्रिप्सिन। अब पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है काम, जो भी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स है, हमने कहा भी माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है बट पूरी डाइजेशन नहीं होती है, जो भी अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स है उन पे कौन एक्ट करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेस ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो अब हमारे फूड में मेनली ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी डाइजेशन यहाँ पे ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्टेड ऑल फूड, ठीक है। अब क्या हुआ ड्यूडेनियम में हुआ, ठीक है, अभी हमने देखा क्या हुआ ड्यूडेनियम में। अब जब ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अब जो गुजा है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा एज ए होल, अभी हम देख रहे थे ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ड्यूडेनियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस जो है यानी जिसको हम सक्स एंटेरिक्स कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जब ही यहाँ पे सेक्रेट होगा, ठीक है, वो हर तरह के गुजा को डाइजेस्ट करेगा, चाहे फैट्स हो, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे फैट्स हो, ठीक है, जो अभी इनकम्प्लीट डाइट से, या चाहे प्रोटीन्स हो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, वहां पे जो है इंटेस्टाइनल जूस जब इन पे एक्ट करता है तो ये इस गुजा को डाइजेस्ट करता है। अब विलाई होता है प्रेजेंट इंटेस्टाइन्स में, होता है प्रेजेंट विलाई यानी ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस फूड को ठीक है एब्जॉर्ब करते हैं इनटू द ब्लड। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या है, वाटर एब्जॉर्ब्ड वेस्ट एक्सपेल्ड विया अंस, ठीक है, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन्स का यही काम है। अंस इज द पार्ट ऑफ एनस जो है ये पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स का जहां से एक्सक्रीटर जो है बाहर निकलता है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, What is respiration?
ठीक है। देखो अब हमें जो है डाइजेशन से हमने गुज़ा खाया, ठीक है? गुज़ा ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर फेसेस में। अब इस गुज़ा से हमें एनर्जी हासिल करनी है। अब ये जो गुज़ा हमने, ठीक है? अब हमने जो है गुज़ा जो है सिंपलर पीस में कन्वर्ट किया। अब उससे हमें एनर्जी हासिल करनी है, ठीक है? अब हमें इसे एनर्जी यील्ड करनी है, उस फूड से एनर्जी यील्ड करनी है। अब हम जो एनर्जी यहाँ पे इस गुज़ा से यील्ड करते हैं, हाँ, वो करते हैं हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड विद द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। अब देखिए, अगर हम देखेंगे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें आएगा ट्रैकिया, ठीक है? ट्रैकिया आता है, ठीक है? अगर हम बात करें सबसे पहले ये नोज से, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है। नोज के बाद क्या आता है? नोस्ट्रल्स आएंगे, फेरिंक्स आएगा, लैरिंक्स आएगा, हाँ, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं और एल्वियोलाई आता है। जरा देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां से स्टार्ट होता है, यानी नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है, ठीक है? नसल चैम्बर तक पहुंचता है और यहाँ पे उसके बाद, हाँ, नोस्ट्रल्स के बाद क्या आएगा? नसल चैम्बर, ठीक है? और उसके बाद फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है और हाँ, उसके बाद ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप। ट्रैकिया इज द विंड पाइप। विंड पाइप इसमें आता है, ठीक है? और उसके बाद हाँ, लंग्स में, हाँ, फिर ट्रैकिया जो है दो लंग्स में डिवाइड होते हैं। वन इज राइट लंग एंड सेकंड वन इज लेफ्ट लंग। और हाँ, लंग में जो लंग है, लंग में क्या होता है डिवाइड? हाँ, ब्रोंकाई में, यानी इनिशियली ब्रोंकाई, हाँ, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में, ठीक है? यानी ये ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई जो है और ब्रांच में, ठीक है, चेंज होंगे और ब्रांच में इमर्ज होता है और ब्रांच यहां से निकलते हैं, दैट इज अ ब्रोंक्यूल्स। और हाँ, लास्ट में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ये सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, एयर होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है, ठीक है? अब देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या? देखो यहाँ पे मैंने अभी कहा नोज भी आता है, ठीक है? नसल कैविटीज भी आती है, ठीक है? फेरिंक्स आता है, लैरिंक्स आता है, ट्रैकिया आता है। लैरिंक्स मतलब साउंड बॉक्स, हाँ, ठीक है? उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं और एल्वियोलाई आता है। अब ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई आर इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ लंग्स। हाँ, ये यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है? और यहाँ एल्वियोल है लास्ट पे, ये ब्रोंक्यूल्स है, यहां से ये लास्ट पे एल्वियोल है, ये यहाँ पे लास्ट पे एंड होता है एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एल्वियोलाई। क्या ये, हाँ, लंग से घेरे हुए है ना, ये लंग से घेरे हुए है, ठीक है? हाँ, अब देखो क्या हुआ। अब हमें जो हमने गुज़ा खाया, हमने अब जो गुज़ा खाया, लास्ट पे हमें क्या मिला? अब हमने डाइजेशन जब की कम, देखो, हाँ, हमने जब डाइजेशन की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब जब ये हमने डाइजेशन की फूड की, हमने कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, इनटू सिंपलर पीसेस, और जब ही गुज़ा, हाँ, दिस फूड इन द सिंपलर पीसेस, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, यानी फूड इन द सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड द ग्लूकोज। अब जो हमने डाइजेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया, चेंज किया सिंपलर पीसेस में, अब इस सिंपलर पीसेस ऑफ फूड को हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है? अब हमें इस ग्लूकोज से क्या करना है, क्या काम करना है? एनर्जी हासिल करनी है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होगा और इससे एनर्जी हासिल की जाती है, इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन में कंडीशंस, अब रेस्पिरेशन के, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, यानी वन इज द एरोबिक, ये इंपॉर्टेंट है, जेके बोस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन? मैंने कहा रेस्पिरेशन इज द, हाँ, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक किया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है? हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये
ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, बट यहाँ क्या होता है? पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज पूरा टूटता नहीं है। हाँ, रिलीज मोर एनर्जी, यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ कम एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO2 एंड H2O। जरा देखो, हम में ह्यूमंस में क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं ना। देखो अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? गुजा का तैयार होना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे CO2 प्लस H2O। हाँ, क्या देता था? ग्लूकोज, और देता था ना ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ निकलता था O2। ठीक है, ये 6 टाइम्स है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं करना, हमें दिखाने के लिए। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या है? गुजा बनता था, ग्लूकोज फॉर्म होता था। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा? इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी हासिल करनी है, इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी हासिल करनी है। यानी रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इनटू द CO2 एंड H2O। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, इनटू द CO2 एंड H2O, और यहां से एनर्जी भी निकलती है। यानी रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है? यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इस साइड से हो रही है, यानी रेस्पिरेशन इसका उल्टा वापस। ठीक है, यहां से ये फोटोसिंथेसिस, उल्टा आइए तो रेस्पिरेशन। यानी यहाँ क्या एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको? CO2 एंड H2O। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? हाँ, एक तो मिलता है अल्कोहल, हाँ CO2, और लैक्टिक एसिड। यहाँ मिलेगा अल्कोहल, यहाँ हाँ प्लस CO2 और लैक्टिक एसिड। आया समझ आया। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहां पे पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये इसमें क्या एग्जांपल है? ईस्ट है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, और मसल सेल में, हमारे मसल सेल में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? जब हम कई बार ज्यादा दौड़, ठीक है, रनिंग करते हैं, और रनिंग करते करते हमारे जो डीप मसल्स है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और जब ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा क्या होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अरे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा ना, या तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, या तो अल्कोहल बनेगा या बनेगा लैक्टिक एसिड, और तभी क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, तभी हम कहते हैं हाँ मैं कर दौड़, ठीक है, मुझे यहाँ से क्रैम्प्स आ रहे। अरे क्यों आ रहे क्रैम्प्स? अरे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है आपकी मसल्स में, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा वहां पे, और जब भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, लैक्टिक एसिड यहाँ अल्कोहल बनेगा, तो क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो देखिए हाँ कंडीशन क्या है, पाथवे क्या है? अब ये जो रेस्पिरेशन है ना, ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है। मैंने कहा रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है। हाँ, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक के भी दो टाइप्स है, एनारोबिक के भी दो टाइप्स है, बेस्ड ऑन द बेस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मैंने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अल्कोहल मिलता है, या तो एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल मिलेगा, या तो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे दूसरा नाम? फर्मेंटेशन। हाँ, अब अगर अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल बना, तो तब हम कहेंगे इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर एंड प्रोडक्ट क्या मिला? लैक्टिक एसिड, तो हम तब कहेंगे दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी
Based on the end products, anaerobic respiration is of two types. अगर अल्कोहल एज प्रोडक्ट बना, एंड प्रोडक्ट बना, तो हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड एज एंड प्रोडक्ट बना तो हम कहेंगे क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यही यहाँ पे लिखा है कंडीशन पाथवे। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक होगा, वो तो हमने अभी पढ़ा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एनारोबिक होगा। लीक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, देखो हाँ, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी अगर ये मिला तो क्या, हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन है। अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी कहां मिलता है, ठीक है, कहां मिलता है ये अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, किस फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कहां मिलती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एनर्जी यहां भी मिलेगी लास्ट में, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी ही मिलती है ना, ठीक है, आया समझ में। आई होप दैट ये क्लियर है। अब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हाँ, इनहेल, इनहेल यानी ऑक्सीजन अंदर लेना, एक्सहेल, एक्सहेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। व्हाट इज ब्रीदिंग, इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब एयर जो है, इनहेल कौन सा हम कर रहे हैं, हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग होती है। द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, The diaphragm contracts and moves downward। अगर हम देखें इनहेलेशन, जरा यहाँ पे मैं इनहेल करूंगा, यहाँ पे जो डायाफ्राम है ये कंट्रैक्ट होता है। जरा ट्राई कर लो, इनहेल कर लो, मैंने इनहेल ऑक्सीजन किया, डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, जो चेस्ट कैविटी है ये खुल जाती है। देखो मैंने इनहेल किया, डायफ्राम क्या कंट्रैक्ट हुआ, और ये जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपेंड हुआ। जरा ट्राई करके देखो, ठीक है, हाँ, ठीक है। डायफ्राम जब भी कंट्रैक्ट हुआ, ये डायफ्राम होता है, डूम शेप्ड होता है नीचे, हाँ, ये कंट्रैक्ट हुआ, चेस्ट कैविटी जो है एक्सपेंड होती है, एयर जो है लंग में एंटर होता है। अब एक्सहेल कर लो, द डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम रिलैक्स करता है, हाँ, डायफ्राम, हमने एक्सहेल किया, डायफ्राम रिलैक्स होता है और चेस्ट कैविटी जो है ये कंट्रैक्ट होती है, साथ आती है चेस्ट, ठीक है, वहां पे चेस्ट फूल जाता है, ठीक है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर जो है हाँ बाहर पुश होता है। हाँ, ये तो यही है चेस्ट कैविटी का क्या, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। देखो यहाँ पे ब्रीदिंग इन है, यानी यहाँ पे इनहेलेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सहेलेशन हो रही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इनहेल करते हैं, हाँ, ये रिब्स होते हैं हमारे, जो चेस्ट है ये एक्सपैंड करता है, ये एक्सपैंड करता है, और जब ही चेस्ट एक्सपैंड करेगा, ये जो डायफ्राम यहाँ नीचे है, डायफ्राम जो नीचे ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। देखो डायफ्राम ऊपर जाता है, कंट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम जो है ये रिलैक्स करता है, चेस्ट कैविटी जो है कंट्रैक्ट करती है। जब ही ब्रीदिंग आउट होती है, चेस्ट जो है ये कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, हाँ, डायफ्राम जो है ये रिलैक्स करता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने देखा, खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होते है, एक चीज का अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज का दूसरी जगह पहुंचना, एक चीज का दूसरी जगह पहुंचना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे, प्लांट्स में क्या होता है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक होता है वाटर, दूसरा होता है फूड। वन इज वाटर एंड सेकेंड वन इज द फूड, ठीक है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, हाँ, टेक्स प्लेस थ्रू कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ, तो देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ये जाइलम एंड क्या होता है ये फ्लोएम। हम यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक स्लाइड, एक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट में क्या होता है ट्रांसपोर्ट,
एक होगा वाटर ट्रांसपोर्ट, और क्या होता है ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। जो प्लांट में एक तो ठीक है वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और फूड। हमें पता है, आप लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये इसके पास लीफ है, ये इसके पास लीफ है, ठीक है। यहाँ पे भी लीजिए, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये है प्लांट, ये है प्लांट, ये है इसके पास लीफ, ये है इसके पास लीफ, यहाँ पे ये इसके पास है लीफ, ये इसके पास है लीफ, ठीक है। ये प्लांट है। अब वाटर भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना है और फूड भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना है। जरा देखो, जरा इधर की ओर देखो, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट है। प्लांट के सिस्टम में ठीक है दो, ठीक है, पाइप्स होती है, दो पाइप्स होती है। वन इज द, जिसको हम कहेंगे जाइलम, और सेकंड वन इज द फ्लोएम, ठीक है। वन इज द जाइलम एंड सेकंड वन इज द फ्लोएम। हाँ, वाटर जो है, मैंने कहा वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन हमें देखनी है प्लांट्स में। वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, हाँ, स्टेम में दो पाइप्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में दो पाइप्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। वन इज द जाइलम एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम। वन इज द जाइलम, 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 एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम। जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू ठीक है फूड ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइनली कहते हैं वास्क्यूलर बंडल, वास्क्यूलर बंडल, वास्क्यूलर बंडल। तो जरा देखो यहाँ क्या होगा, अगर वाटर जो है किसके थ्रू पास होगा, जाइलम के थ्रू। वाटर को कहां से पहुंचना है, ठीक है, ये रूट्स है, वाटर जो है रूट से पहुंचना है, क्योंकि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द रूट्स। अब प्लांट को वाटर जो है कहां पहुंचना है, ऊपर, हाँ, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स और अपर पार्ट्स, ठीक है। अब जो पानी है, पानी को रूट से ठीक है ऊपर पहुंचना है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब कैसे पहुंचेगा, जरा देखो, हाँ, ये पानी 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 गया, ये पहुंचता है पानी पानी। जब ये पहुंचेगा, जब पानी 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 जब पहुंचेगा, किसने पहुंचेगा, जाइलम में। अरे जाइलम वेसल ही कंडक्ट करता है ना, स्टेम में होता है जाइलम वेसल जो इस पानी को कंडक्ट करता है, ठीक है, थ्रू आउट द प्लांट। अब कैसे आप कहेंगे सर, ये तो अगर ये रूट्स है, ये तो पानी जो है इसको प्लांट में पहुंचना है, ये तो एंटी ग्रेविटी लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, यानी ग्रेविटी नीचे खींच रहे हैं, और ये जो है एंटी ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, यानी जहां से पानी जो है ऊपर इस पेड़ को चढ़ता है, अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाता है। कैसे चढ़ा है, देखो यहाँ पे लीफ जो है, ये कमाल सारा लीफ का है। लीफ के नीचे वाले साइड से होते हैं पोर्स, मैंने अभी भी कहा आपको जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, पोर्स होते हैं कॉल्ड एज द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, अरे पोर्स ओपन है, यहां से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। हाँ, लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लांट को, हाँ, यहाँ ऊपर पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा है, अगर वाटर को ऊपर पहुंचना है यहां तक, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी स्टोमेटा है, यहाँ पहुंचना है, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी स्टोमेटा है। कैसे पहुंचता है, मैंने कहा लीफ पे, लीफ के नीचे वाले साइड से होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा, पोर्स होते हैं जहां से वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जरा देखो, इस वाटर लॉस की वजह से जब यहाँ से लीफ से वाटर लॉस होगा, जब लीफ से वाटर लॉस होगा, यहाँ से, हाँ, जब ही जाइलम से वाटर क्या, या जाइलम के थ्रू वाटर को पहुंचना है ना अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ, जब ही यहाँ पे वह लीफ से, लीफ के थ्रू वाटर लॉस होगा, तो इस ट्रांसपायरेशन की वजह से, लॉस ऑफ वाटर की वजह से, ये लीफ जो है ये पुल फोर्स जनरेट करेगा, ये खिंचाव जनरेट करेगा, ये ठीक है अपनी तरह इस वाटर को, ठीक है, खींचेगा, अपनी तरह एक पुल जनरेट करता है, और जिसकी वजह से ये वाटर जो है पहुंचता है यहाँ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। इस तरह वहां भी लीफ है,
जब ही लीफ के थ्रू, ठीक है, लीफ जहां जहां लीफ है वहां वहां पानी पहुंचता है, यानी पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द लीफ, विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, जहां से क्या होता है ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन की मदद से ही जो है यहाँ पे वाटर ट्रांसफर होता है। यहाँ पे भी देखो लीफ है, लीफ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होगी और ट्रांसपायरेशन की वजह से ये खिंचाव जनरेट करेगा, ये पुल जनरेट करेगा, जिसकी मदद से प्लांट जो है प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, हाँ, ये ऐसे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए फूड जो है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। अब फूड कहां तैयार होता है? ये फूड है लीफ में फूड तैयार होता है। अब इस लीफ से इस गुजा को पहुंचना है, रूट्स तक भी पहुंचना है और ऊपर भी पहुंचना है, और ये फूड इस फ्लोएम में जब ही लोड होता है ये ऊपर भी इसको पहुंचना है, इसको नीचे भी पहुंचना है। हाँ, अब ये कैसे पहुंचता है? ठीक है, इसमें, ठीक है, इस फ्लोएम में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड एज अ कंपेनियन सेल्स। इस लीफ में, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, जो इस फूड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने में मदद करते हैं। जरा आप यहां पे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है ये यूनी डायरेक्शनल आपको दिख रहा है, यूनी डायरेक्शनल, क्या है? यूनी डायरेक्शनल दिख रहा है ना। और ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ये होता है बाई डायरेक्शनल। कैसे? जरा इधर की ओर देखो, जरा इधर की ओर देखो, ठीक है, पानी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पहुंचना है ना, यानी फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट, फ्रॉम रूट्स टू द अपवर्ड ऑफ द प्लांट, बट फूड को, हाँ, एक ही डायरेक्शन में पानी को जाना है, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, बट इस फूड को दो डायरेक्शन में जाना है, एक तो ऊपर जाना है और नीचे, यानी हुआ बाय डायरेक्शनल। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, तो हियर इज, हाँ, जाइलम लिखा है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब दूसरा, जाइलम जो है, ठीक है, बहुत सारे जाइलम वेसल्स के बने हुए होते हैं और जाइलम ट्रैकिड्स। अगर, हाँ, मैंने यहाँ पे तो वहां पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, जाइलम जो है बहुत तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स, आपको ऐसी याद रखने हैं क्योंकि इतना डेप्थ हमें नहीं जाना है, बस एनसीईआरटी में सिर्फ जाइलम का नाम ही लिखा है। ठीक है, अगर आप ऐसी याद रखेंगे, जाइलम में दो तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ये जो वाटर और मिनरल्स है ये रूट्स में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। हाँ, ट्रांसपायरेशन की मदद से असंक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो मैंने अभी कहा, ये फुल पुल जनरेट होता है, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुल जनरेट होता है जिसकी मदद से जो वाटर है ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो ये डायग्राम की हमें यहाँ नीड नहीं है। ठीक है, तो अब है फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? फंक्शन क्या है फ्लोएम की? ट्रांसपोर्ट करता है फूड मेनली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी मैंने दिखाया आपको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। हाँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम दो चीजों का बना होता है, एक है सीव ट्यूब्स और एक कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है, वहां पे डिस्कस किया, कंपेनियन सेल्स का बना होता है, और ये भी यहाँ पे, ठीक है, सीव ट्यूब्स भी इसमें होते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है? फूड फ्रॉम लीव्स इज लोडेड इन फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, फूड लोड किया जाता है लीव में, ठीक है, एनर्जी वहां हासिल होती है। दिस इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम में प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, वाटर एंटर्स फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम, प्रेशर ड्राइव्स फूड थ्रू फ्लोएम एंड स्टोर एंड ग्रोइंग पार्ट्स। हाँ, ठीक है, अभी मैंने कहा, ठीक है, ये वही है, मैंने कहा अभी, फ्लोएम की वजह से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स के बने होते हैं, कंपेनियन सेल्स के बने होते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ, ठीक है, इसकी भी यहां हमें नीड नहीं है। नाउ एक्सक्रीशन। व्हाट्स एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का रिमूव होना। ठीक है, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम द बॉडी। यानी एक्सक्रीशन जो है ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
अब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसी होती है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग्स। यूनिसेलुलर में सिंपली बॉडी के थ्रू डिफ्यूजन होता है और ये जो वेस्ट है ये बाहर चला जाता है, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हम मल्टीसेलुलर है, हमें एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसी के थ्रू वी नो दैट, हाँ, क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो पेयर ऑफ किडनीज आती है, हाँ, पेयर ऑफ किडनीज, और यहाँ पे यूरिटर्स, हाँ, जो इस यहां से यूरिटर्स है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ है यूरिथ्रा। अब देखिए किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी जो है, किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। अब देखिए ये दो किडनी है, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बना किसमें? किडनीज में बना, और ये यूरिटर्स के थ्रू पास होता है, और यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर में फिर स्टोर होता है और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। ऑर्गन्स, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? किडनीज आएंगे, ठीक है, यानी जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, ठीक है। किडनीज आएंगे, यूरिटर्स आएंगे जो कैरी करता है यूरिन, ठीक है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये स्टोर करता है यूरिन को। यूरिथ्रा जो ये यूरिन को एक्सपेल्स करता है आउट फ्रॉम द बॉडी। हाँ, अब ये जो किडनी है, किडनी में कैसे फिल्टर होता है? किडनी में कैसे फिल्टर ब्लड होता है? किडनी कैसे प्रोड्यूस करते हैं यूरिन, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन्स होते हैं इसमें, क्या होते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं इसमें, और जो ये यूरिन जो है प्रोड्यूस करता है, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, जो ये ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। हाँ, अब है किडनी। हाँ, किडनी क्या होती है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दो किडनीज होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, मेड अप ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होते हैं, जिसकी वजह से जो ये किडनीज है ये प्रोड्यूस करते हैं यूरिन। फंक्शंस क्या है किडनीज की? फंक्शंस क्या है? ये करता है फिल्टर वेस्ट, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन, यानी किडनीज का काम क्या है? एक तो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, रेगुलेट आयंस लेवल्स एंड ब्लड पीएच भी किडनी रेगुलेट करता है, कंट्रोल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये चौथी फंक्शन है। हाँ, सिक्रेट्स हार्मोन्स फॉर, हाँ, अब किडनी का और एक रोल है, ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बोन हेल्थ के लिए और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट जो है वो नेफ्रॉन, ये किडनी का यहाँ पे डायग्राम है, ये किडनी का डायग्राम है। बस आपको यहाँ पे इन डिटेल में इसमें नहीं जाना है, इन डिटेल में आपको यहाँ पे ये पार्ट नहीं जाना है जो लेबलिंग किया गया है, बस ये यहाँ पे देखना है, ये किडनी का डायग्राम है, और किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स के बनी हुई होती है। अब हमें नेफ्रॉन्स देखना है जो इंपॉर्टेंट है, आपके जेके बॉक्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन जो है, ठीक है, पहला वाला पार्ट जो नेफ्रॉन में, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में होता है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। और इस बोमैन्स कैप्सूल में एक कैपिलरीज होते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। व्हाट इज द ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे और एक पार्ट आता है, यहाँ, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट आता है, हाँ, जिसको हम कहते हैं पीसीटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये बोमैन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, फिर आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट जो आता है दैट इज अ पीसीटी, अभी हम वहां पे भी लिखा होता, अभी जब हम देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये डिटेल में लिखा हुआ वहां पे हम देखेंगे पीसीटी, हाँ, लिखा होगा पीसीटी। हाँ, क्या होता है पीसीटी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉन के 3 पार्ट
पार्ट्स, हाँ अभी हमने डिस्कस किया, ये है बोमेन्स कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये है पीसीटी, ये है और एक पार्ट, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल, क्या लूप ऑफ हैनल। और उसके बाद यहाँ पे होता है ये पार्ट ये वाला पार्ट, ये है डीसीटी, क्या है डीसीटी, ये है डीसीटी। और यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हाँ देखो जो कैपिलरी यहां से आई इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि ये यहां से एंटर हुई और ये ब्रेक होती है इंटो मैनी कैपिलरीज, इंटो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और वापस जब ही निकलते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या है, जो एंटर हुई उसको हम कहेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल, और जो यहाँ पे वापस निकलते हैं इसको हम कहेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी ई से इफेरेंट, ई से एग्जिट, यानी जो बाहर वापस आती है, ठीक है। आया समझ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या फंक्शन है। नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसकी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, बोमेन्स कैप्सूल, अभी हमने देखा बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, फिल्टर्स ब्लड फ्रॉम ग्लो, ये फिल्टर ब्लड करता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। दूसरा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, ये रिअब्सॉर्ब करता है वाटर को, ग्लूकोज को और साल्ट्स को। लूप ऑफ हैनल का काम क्या है, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, ठीक है। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे होती है रीएब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, मतलब जो यूजफुल चीजें है वो वापस रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, ठीक है। अब है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है काम, ये कलेक्ट करता है यूरिन को और फिर ट्रांसपोर्ट करता है पेल्विस में, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये डीसीटी, ये पीसीटी। आया समझ, हाँ ये बोमेन्स कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। आया समझ, समझ आया, हाँ। तो आई होप दैट आपको यहाँ पे नेफ्रॉन जो है क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो आई होप दैट नेफ्रॉन यहाँ पे क्लियर है। तो अब यहाँ पे लास्ट पे है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होती है, गैसियस वेस्ट, प्लांट में क्या एक्सक्रीट करना होता है, यानी वेस्ट को बाहर निकालना होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकलता है, ये भी एक तरह का वेस्ट है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है फ्रॉम द रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन निकलता है फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हाँ, रिमूव विया स्टोमेटा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, अभी हमने देखा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है लास्ट पे, ठीक है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू निकलता है। ऐसी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, जब फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं। उसके बाद वाटर लॉस जो है थ्रू स्टोमेटा बाय रेस्पिरेशन, वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, यानी जब होता है ट्रांसपायरेशन, जब अभी मैंने देखा ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर लॉस, हाँ यानी वाटर लॉस भी होता है थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपायरेशन। उसके बाद स्टोरेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, लीव्स में, रिमूव्ड व्हेन दे फॉल, हाँ जब वो गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स में भी स्टोर वेस्ट होता है, और यहाँ पे जाइलम्स में भी जो है जो वेस्ट है वो स्टोर होते हैं। अब रूट एक्सक्रीशन, सम वेस्ट एक्सक्रीट इनटू द सॉइल थ्रू रूट्स, अब कुछ वेस्ट जो है रूट के थ्रू भी, ठीक है, सॉइल में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।